Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will have to discuss another topic of homeostasis chapter, that is chapter number 11 of your biology course, in which we will have to discuss in details about how homeostasis takes place in human and what are the homeostatic organs that are present in human body and that have a homeostatic role. In previous lecture, we discussed in details about the terminology of homeostasis and the different homeostatic processes like osmoregulation, excretion, and thermoregulation. We also discussed the osmotic adjustment in plants, that the plants that are present in different environmental conditions like hydrophytes, xerophytes, and halophytes, and how these plants regulate their water and salt level. So we have discussed these topics in details in previous lecture. In today's lecture, we will go through that is homeostatic organ, and one of the homeostatic organ that has been given in your text, that is skin. So before going to discuss skin, तो हम सबसे पहले इसमें जो है इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और दूसरे नंबर पे हम इसके फिजियोलॉजी यानी फंक्शन को डिस्कस करेंगे. सो स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन और एनाटॉमी ऑफ द स्किन में हम देखेंगे कि ह्यूमन स्किन कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मिस, इट कंसिस्ट ऑफ डर्मिस, इट कंसिस्ट ऑफ हाइपोडर्मिस एंड इट कंसिस्ट ऑफ मसल्स. सबसे पहले जो हमारे पास एपी का मतलब होता है आउटसाइड, आउटर, एंड डर्मिस का मतलब स्किन. सो इट इज द आउटर पार्ट और आउटर लेयर ऑफ द स्किन. इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर. ये प्रोटेक्टिव इन नेचर होते हैं क्योंकि सबसे आउटर लेयर होती है. तो इसका फंक्शन ये होता है कि जो नीचे वाली इसके लेयर्स हैं उसमें जो कंपोनेंट्स हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. जो एपिडर्मिस है इसके अंदर कोई ब्लड वेसल्स का नेटवर्क नहीं होता है सिवाय ये कि ये एक प्रोटेक्टिव स्किन लेयर है, स्क्वैमस एपिथेलियल की बनी होती है और इसका फंक्शन ये होता है कि ये जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे टू द इंटरनल लेयर्स एंड इंटरनल कंटेंट्स ऑफ द स्किन. सेकेंड लेयर जो हमारे पास डर्मिस है, दैट इज प्रेजेंट बिलो एपिडर्मिस, और इसमें हम सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्वेट ग्लैंड्स. जो स्वेट ग्लैंड्स यहाँ पर हैं इसको हम कहते हैं स्वेट प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स. दीज आर सच काइंड ऑफ ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस स्वेट्स, जिसको हम पसीना कहते हैं. और इस पसीने के अंदर जो है वो साल्ट्स होते हैं, सोडियम क्लोराइड साल्ट्स, यूरिया लिटिल अमाउंट में, फिर यूरिक एसिड इसके अंदर होता है और इसके अंदर और यूरिक एसिड भी कम अमाउंट में होता है. स्वेट ग्लैंड्स का बेसिक फंक्शन ये होता है कि ये जो है स्वेट रिलीज करता है उस वक्त जब आपके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एक्सीड कर जाता है 98 फ़ारेनहाइट, दैट इज 37 सेंटीग्रेड. तो जो है वो एक्सीड कर जाता है तो यहाँ से जो स्वेट ग्लैंड्स है वो साल्ट्स को और लिटिल बिट यूरिक एसिड को जो ब्लड कैपिलरीज यहाँ से निकलती हैं और उसके बाद से यहाँ पर जो है टेम्परेचर जो है उस वाटर के अंदर स्वेट के अंदर शामिल हो जाता है और उसके बाद से वो इस ट्यूब के जरिए अपर सरफेस जिसको एपिडर्मिस कहते हैं यहाँ पर आता है. ये जो स्वेट यहाँ पर जो एपिडर्मिस के ऊपर जो है वो आ जाता है तो फिर इसमें से वाटर जो है वो एवापोरेट होता है और आउटगोइंग वाटर के साथ जो है बॉडी टेम्परेचर भी जो है वो रिलीज कर जाता है. यानी जो पसीना होता है जिसमें वो पानी होता है वो वाटर वेपर जब ऑपरेट करते हैं साथ बॉडी टेम्परेचर भी जो है वो लॉस हो जाता है और इस तरीके से बॉडी टेम्परेचर जो 98 फ़ारेनहाइट से इंक्रीज कर गया होता है वो नॉर्मल लेवल यानी 98 फ़ारेनहाइट पे वापस आ जाता है. सो स्वेट ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोरेगुलेशन. थर्मोरेगुलेशन के लिए है और ये बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने के लिए है. इसके अलावा आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क इन द फॉर्म ऑफ वेन्स हैं और इन द फॉर्म ऑफ आर्टरी है. आर्टरी हमेशा जो है स्किन की तरफ जो है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आती है और जो वेन है वो स्किन से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट और हार्ट से फिर लंग्स की तरफ लेकर जाती है. और ये फिर जो आर्टरीज होती है वो डिवाइड हो जाती हैं कैपिलरीज में और जो यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हैं उनको जो है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं. इसके अंदर फिर हम एक और जगह पर आके देखेंगे कि यहाँ पर इसके अंदर जो है ये हमारे पास जो है वो ब्लड वेसल में ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क होता है और इसी तरीके से ये वेन्यूल्स का नेटवर्क होता है और वेन्यूल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो वेन में आता है और वेन से फिर जो है वो हार्ट की तरफ जो है वो मूव करता है. यहाँ पर जो नर्व्स मौजूद है तो डर्मिस आल्सो कंटेन्स नर्व्स और नर्व्स का ये फंक्शन होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व सेंसेशन जो है वो डर्मिस के अंदर प्रेजेंट होती है.
आपकी स्किन के ऊपर कोई अगर ठंडी चीज़ रख दी जाए तो यू फील द सेंसेशन ऑफ कोल्ड, अगर उसके ऊपर कोई गर्म चीज़ रख दी जाए तो यू फील द सेंसेशन ऑफ वार्म, और अगर उसके ऊपर कोई टच आपकी स्किन को टच करे तो सेंसेशन ऑफ टच। और इसके अलावा अगर स्किन के अंदर कोई नीडल या कटिंग लग जाए या पिन प्रिकिंग हो जाए तो इसके नतीजे में आपको पेन होती है, तो सेंसेशन ऑफ पेन के लिए भी नर्व्स मौजूद है। सो द डर्मिस इज प्रोवाइडेड विद नर्व्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसेशन। इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एडियापोज टिश्यू, ये फैटी लेयर है, ये फैटी टिश्यूज होते हैं और ये इंसुलेशन का काम करते हैं। ये बॉडी से आपके हीट को आसानी के साथ डिस्चार्ज नहीं होने देती और एज इंसुलेटिंग मटेरियल के तौर पे काम करती है। इसके अलावा एडियापोज टिश्यू जो है ये स्किन के लिए एज ए प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पे भी काम करती है। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे कि अनदर ग्लैंड दैट इज कॉल्ड सेबेशियस ग्लैंड, सीबम। सीबम ये ऑयली ग्लैंड्स होते हैं। बाज़ लोगों के चेहरे आपने देखा कि किसी की स्किन ड्राई होती है और किसी की स्किन ऑयली होती है। अर्ली इन द मॉर्निंग बाज़ लोग जो स्टूडेंट्स हैं या बाज़ लोग जो उठते हैं तो उनकी स्किन हम देखते हैं वो चेहरे की स्किन के ऊपर जब हाथ लगाते हैं तो उसके अंदर ऑयलनेस उसको फील होती है, जैसे किसी ने ऑयल क्रीम लगाई हो। तो ये नेचुरल तौर पर जो सीबम है, सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, वो सीबम रिलीज करते हैं, ऑयली नेचर होते हैं और ये स्किन के लिए जो है प्रोटेक्टिव इन नेचर होते हैं, क्योंकि जिन स्किन्स के ऊपर ये सीबम रिलीज होता है तो ये माइक्रोबियल जो एक्टिविटी है उसको प्रिवेंट करते हैं और स्किन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा स्किन में इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास स्किन के ऊपर हेयर्स होते हैं। तो हेयर्स जिन सेल्स से बनते हैं उनको कहते हैं फॉलिकल सेल्स कहते हैं, और फॉलिकल सेल्स जो है वो बेस पे होते हैं, इसको हम कहते हैं हेयर फॉलिकल्स। जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं हेयर के, ये केराटिन प्रोटीन बनाते हैं और इस केराटिन प्रोटीन की वजह से हेयर की ग्रोथ होती है। इसका मतलब है कि द हेयर्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज केराटिन प्रोटीन। तो हेयर्स आर आल्सो प्रेजेंट और इसका भी थर्मोरेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल है, जिसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे गूज बम्प्स के अंदर। तो दिस विल बी, ये हमने हेयर फॉलिकल की शाफ्ट हमने देखी है और यहाँ पर जो है इसके अलावा इसके साथ एरेक्टाइल मसल अटैच होते हैं और जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो जो हेयर है वो जो ओब्लिक फॉर्म में होते हैं या स्लांट फॉर्म में होते हैं वो एरेक्ट हो जाते हैं और ये टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए वन ऑफ द मैकेनिज्म है, जिसमें लेटर ऑन हम डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज गूज बम्प। Now come to the slide. We will have to discuss the function of that skin. कि skin कौन कौन से function परफॉर्म करता है। सबसे पहले है skin act as a thermoregulatory organ, यानी ये जो skin है ये बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। बाज़ औक़ात जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है गिर जाता है या 98 फ़ारेनहाइट से डाउन हो जाता है, तो यहाँ पर हम जो है डिस्कशन करेंगे एक और डायग्राम में कि जिसमें यहाँ पर आप देखेंगे द थिन लेयर ऑफ फैट सेल इन द डर्मिस इंसुलेट द बॉडी, जिसको हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। कंट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल्स अटैच टू द हेयर्स फॉर्म्स गूज बम्प्स, इट क्रिएट्स एन इंसुलेटिंग ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर। अब इसको हम डिस्कशन, इस जो पॉइंट है इसको हम जो है एलाबोरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये है ह्यूमन स्किन के हवाले से गूज बम्प्स, वन ऑफ द फिनोमिना ऑफ थर्मोरेगुलेशन। अब इसमें देखते हैं कि दीज आर स्किन हेयर, ये स्किन हेयर है, इसके साथ ये मसल अटैच है और इस वक्त जो ये मसल है रिलैक्स फॉर्म में है और जो हेयर है ये स्लांट फॉर्म में है, ओब्लिक फॉर्म में है। इट इज़ नॉट एरेक्टेड, ये एरेक्ट फॉर्म में नहीं है। लेकिन जो ही आपके बॉडी का टेम्परेचर सडनली कम हो जाता है तो उसमें हमारे पास ये जो मसल्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में जो हेयर्स होते हैं दे बिकम एरेक्टेड, ये हेयर्स जो हैं वो एरेक्ट हो जाते हैं। अब उसमें हमारे पास ये है कि ये कब होता है, जब आपका बॉडी टेम्परेचर 98 फ़ारेनहाइट से कम हो जाता है। अमूमन जब हम ठंडे पानी से शावर लेते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे जिस्म के बाल जो है वो खड़े हो जाते हैं। उसमें हमारे पास ये है कि ये जो स्किन की लेयर है, ये जो स्किन की लेयर है जहाँ पर आपको ये बाल नज़र आ रहे हैं, हेयर्स नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर जो फर्स्ट लेयर ऑफ द एयर है, ठीक है, वो वार्म अप हो जाती है। क्यों कि स्किन से जो हीट रिलीज होती है वो सराउंडिंग ऑफ द स्किन के साथ जो एयर है उसके साथ मिक्स अप हो जाती है और वो एयर वार्म अप हो जाती है। तो उस लेयर ऑफ वार्म एयर को हम कहते हैं ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर। वो ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर इस जगह पर यहाँ से लेकर इस जगह तक जो है, यहाँ तक ये मौजूद होती है और वो इंसुलेटिंग का काम करती है। इंसुलेटिंग का मतलब हमारे पास ये कि जो वो वार्म एयर है
वो फर्दर हीट को स्किन से बाहर की तरफ जाने नहीं देती, जिसके नतीजे में आपका जो बॉडी हीट है वो मज़ीद लॉस नहीं होता। यानी जो गूज बम्प है ये आपके बॉडी टेम्परेचर को जो ऑलरेडी 98 फ़ारेनहाइट से कम हुआ है इसको मज़ीद कम नहीं होने देता और उसको प्रिवेंट करता है। सो दिस वन ऑफ द थर्मो रेगुलेशन मैकेनिज्म in which the erectile muscle responsible for erection of the hairs and on the skin, the first layer of the air, it become warm up and it acts as insulating layer. So that warm layer of the air prevent further loss of heat from skin to the air or to the atmosphere. इसको हम यहाँ पर another डायग्राम से भी देखेंगे। ये भी आपके पास एक डायग्राम है दैट इज अबाउट गूज बम्प्स, और उसमें आप देखते हैं कि आपके जो स्किन के जो पोर्स होते हैं, ये जो स्किन के एपिडर्मल सेल्स हैं, ये स्वेल हो जाते हैं, प्रोट्रूडेड हो जाते हैं। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ ये स्वेल हो जाते हैं, प्रोट्रूडेड हो जाते हैं, थोड़े से उनके अंदर उभार आ जाता है, और साथ ही जो हेयर्स होते हैं वो रेक्टाइल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से दे बिकम स्ट्रेट, वो स्ट्रेट हो जाते हैं, एरेक्ट हो जाते हैं। नाउ बैक टू द स्लाइड। इसके अलावा स्किन जो है इसका इंपॉर्टेंट रोल है वो हमारे पास है थर्मो रेगुलेशन में। जब भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर, जो हमने लास्ट टाइम में भी डिस्कस किया लेक्चर में, कि जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर 98 फ़ारेनहाइट से एक्सीड कर जाता है तो स्वेट ग्लैंड जो है वो स्वेटिंग शुरू कर देते हैं, जिसके नतीजे में आपकी जो एक्सेसिव हीट है वो एस्केप कर जाती है और आपकी बॉडी जो है वो कूलिंग इफेक्ट, आपकी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट जो है वो मिलते हैं। इसके अलावा देखेंगे उस स्वेट के अंदर सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड के अंदर क्लोरीन है। क्लोरीन एंटीसेप्टिक इन नेचर है। जब वो एंटीसेप्टिक इन नेचर है तो स्किन के ऊपर मौजूद जो माइक्रोब्स हैं जो क्लोरीन को ये सेंसिटिव होते हैं, वो उसके अंदर उनकी डेथ हो जाती है और वो माइक्रोब जो है वो किल हो जाते हैं, डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। सो स्वेट का एक और भी है कि ये प्रोटेक्शन ऑफ द स्किन भी करता है, क्योंकि उसके अंदर सोडियम क्लोराइड होता है और सोडियम क्लोराइड जो है वो माइक्रोब की जो एक्टिविटी उसको प्रिवेंट करता है और स्किन को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो लेस अमाउंट ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड आल्सो रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ स्वेट। ये वो डायग्राम है जिसको हमने डिस्कस कर लिया। अनदर होम्योस्टैटिक ऑर्गन जो आपकी बुक में गिवन है दैट इज कॉल्ड एज लंग्स हैं। तो लंग्स को हमने प्रीवियस चैप्टर में डिटेल से डिस्कस कर लिया था कि हमारे सेल्स के अंदर, ह्यूमन सेल्स के अंदर जब सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, यानी फूड की ब्रेक डाउन होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है और एटीपी प्रोड्यूस होती है। एटीपी सेल अपनी एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। वाटर जो जिसको वाटर ऑफ मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, वो सेल की एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल हो जाता है। अगर सरप्लस हो तो वो ब्लड के जरिए किडनी में आ जाता है और किडनी उसको यूरिन में कन्वर्ट कर लेती है। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सेल से डिफ्यूज आउट कर जाती है ब्लड में, और ब्लड उसको लेकर जो है हार्ट में आता है और फिर पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स में आता है, और इसी तरह लंग्स के एल्वेलाई जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू ब्लड आ जाती है और फिर यही कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन के जरिए हम अपने जिस्म से डिस्चार्ज करते हैं। इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं कि किडनी इज अनदर होम्योस्टैटिक ऑर्गन विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। तो किडनी का मेन फंक्शन ये होता है कि इट फिल्टर्स एक्सेस वाटर, साल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड। तो हमारे पास वन ऑफ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनी, जिसको हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे यूराइनरी सिस्टम के अंदर, ह्यूमन यूराइनरी सिस्टम के अंदर। जी, तो अनदर हमारे पास जो टॉपिक है वो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। सो द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन इज कॉल्ड एज यूराइनरी सिस्टम। ह्यूमन यूराइनरी सिस्टम के अंदर हम यहाँ पर बात करेंगे कि पेयर ऑफ किडनी, यहाँ पर मौजूद है। आप देख रहे हैं कि राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, और फिर ईच किडनी से हमारे पास एक ट्यूब निकलती है जिसको यूरेटर कहते हैं, और जिसकी जो लेंथ होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। तो राइट यूरेटर और फिर लेफ्ट यूरेटर। ये यूरेटर किडनी के अंदर जो यूरिन फॉर्मेशन होती है जिसमें सरप्लस साल्ट, वाटर और यूरिया, यूरिक एसिड होते हैं, वो उस यूरेटर ट्यूब के जरिए आपके ब्लैडर में आती है, जिसको यूराइनरी ब्लैडर कहते हैं। यूराइनरी ब्लैडर जो है ये टेम्परेरी स्टोरेज प्लेस है फॉर यूरिन, और इसके जो वॉल्स हैं दे कंसिस्ट ऑफ कंट्रैक्टाइल मसल, जिनको स्पिंटर मसल्स भी कहते हैं, कंट्रैक्टाइल मसल। और जब ये यूराइनरी ब्लैडर यूरिन से फिल हो जाता है तो फिर कंट्रैक्टाइल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जो यूरिन है वो यूरेथ्रा के जरिए जो है वो पास आउट हो जाता है मेल्स और फीमेल्स के अंदर।
सो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरोटर। इसके अलावा हम यूरिनरी ब्लैडर की बात करेंगे, जो कॉमन हमारे पास पाउच है फॉर बोथ यूरोटर्स। और इसके बाद से जो यूरिन ड्रेन होता है वो यूरेथ्रा के जरिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ द मेल और फीमेल के अंदर वो पास आउट होता है। Now we'll have to discuss in details about the human kidney, human anatomy. तो यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे कि जो ह्यूमन किडनी है, अ पेयर ऑफ किडनी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और वो कहाँ पर होते हैं, वो डायफ्राम के बिलो, डायफ्राम के जो बिलो, और हमारी जो 12th वर्टिब्री है, जो वर्टिब्रीज की जो 12th रिब है, सॉरी 12th रिब है, देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं, 12 पेयर, जो 11th और 12th रिब है यहाँ से ये इनिशिएट करते हैं, और ये लंबर वर्टिब्री, जो 3rd लंबर वर्टिब्री है, यहाँ तक इसकी जो है लोकेशन है, और ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होते हैं एब्डोमेन के अंदर, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी। सो दे आर अटैच विद द वर्टिब्रल कॉलम इन द एब्डोमिनल कैविटी बिलो डायफ्राम, स्टार्ट फ्रॉम द 11th एंड 12th thoracic vertebrae, thoracic जो हमारे पास है vertebrae, and it will have to goes towards थर्ड लंबर वर्टिब्री की तरफ आते हैं। अच्छा जी, हमारे पास जो ह्यूमन के अंदर ईच किडनी है, इसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसकी जो विड्थ है वो 5 सेंटीमीटर है, और इसकी जो थिकनेस है वो 4 सेंटीमीटर है, और जो वेट है ईच किडनी का ह्यूमन के अंदर वो तकरीबन 120 ग्राम्स हैं, 120 ग्राम। अब हम डिस्कशन करेंगे दैट इज एनाटॉमी और स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ह्यूमन किडनी में जिसको हम कहते हैं इट इज बीन शेप्ड, ये बीन शेप्ड होती हैं, और इसमें इसको डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पर ये डिस्कशन करेंगे कि जो हमारे पास लेफ्ट किडनी है, लेफ्ट किडनी वो स्लाइटली अबव होती है देन द राइट किडनी। क्यों? कि जो राइट किडनी होती है उस साइड पे हमारे पास लिवर होता है, तो उसकी पोजीशन थोड़ी सी डाउन होती है, और जो लेफ्ट किडनी है उसकी पोजीशन स्लाइटली अबव होती है, तो लेफ्ट किडनी स्लाइटली अबव देन द राइट किडनी। यहाँ पर हम अब स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं, तो किडनी जो है जिसको हम कहते हैं बीन शेप्ड हमारे पास होती है, लोबियस शेप की हमारे पास होती हैं। इसके अंदर जो आउटर सबसे प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसको फाइब्रस कैप्सूल कहते हैं, और ये किडनी की जो है वो हिफाजत करती है, किडनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो आउटर रीजन है ये कन्वेक्स है। कन्वेक्स का मतलब है दैट इज कॉल्ड एज बल्ज आउट, और इसकी जो ये सरफेस है इट इज टुवर्ड्स द दैट इज कॉल्ड एज एब्डोमिनल स्किन की तरफ इसके जो है वो फेस होती है, और ये चूंकि एक्सपेंडेड पोर्शन है तो एक्सपेंडेड पोर्शन को हम कहते हैं कन्वेक्स रीजन ऑफ द किडनी। इसके बाद आप देखें कि यही किडनी है, इसके अंदर यहाँ पर हम देखें कि मीडियल, इसका जो मीडियल पोर्शन है यहाँ पर इसके अंदर आपको डिप्रेशन नजर आ रही है, और इस डिप्रेशन को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज हाइलेक्स या हाइलम, या इसको रीनल साइनस भी कहते हैं। साइनस का मतलब कैविटी है, तो यहाँ पर जो आपको डिप्रेशन नजर आ रही है, कर्वनेस नजर आ रही है, इसको कहते हैं कनकेव रीजन ऑफ द किडनी। और इस कनकेव रीजन ऑफ द किडनी को जो मेडिकली टर्म इस्तेमाल होता है इसके लिए, उसको हम कहते हैं हाइलम या हाइलस। हाइलम और हाइलस ये वो जगह है जहां पर आप देखें कि यहाँ पर जो रीनल आर्टरी है, वो रीनल आर्टरी ये रेड कलर की ये अंदर की तरफ आ रही है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है किडनी की तरफ, और इसके बाद से आप देख रहे हैं कि जो रीनल वेन है ये आउटगोइंग है, और किडनी से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रिमूव कर रही हैं और लेकर जा रही हैं। इसके अलावा इसके अंदर यहाँ पर जो है नर्व्स होंगे जो इनसाइड द किडनी जाएंगे और सेंसेशन ऑफ पेन और मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए होंगी। और इसके अलावा यहाँ पर जो लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक की ब्रांचेस वो भी इस हाइलस के थ्रू किडनी के अंदर जो है प्रोलिफरेट होती है। तो हाइलस वो रीजन है जहाँ पर जो ब्लड वेसल्स का नेटवर्क इन गोइंग एंड आउट गोइंग है। इसके अलावा लिम्फेटिक वेसल जो है इसके अंदर जो है एंट्रेंस पॉइंट है, और इसके अलावा इसमें हम ये बात करें कि इट इज द एंट्रेंस पॉइंट फॉर नर्व्स। हाइलस में हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसके बाद से ये जो ये यूरोटर है, इस ट्यूब की जो बेस है ऊपर ये एक्सपेंडेड है इस तरह, ये देखिए जहाँ पर मैं ये कर्सर लेकर जा रहा हूँ ये एक्सपेंडेड है। इस जगह को यहाँ को इसको हम कहते हैं फनल शेप्ड स्ट्रक्चर।
ये फनल शेप स्ट्रक्चर जो है इसको कहते हैं रीनल पेल्वस। ये पेल्वस बेस है फॉर ओपनिंग ऑफ यूरेटर, फॉर ओपनिंग ऑफ यूरेटर। यानी यूरेटर जो ट्यूब है वो जो ओपन होती है या वो डाउन की तरफ आती है तो वो पेल्वस से हुई आती है। तो रीनल पेल्वस वो पोर्शन है और यूरेटर का जो बेस है वो ये है कि जितनी भी यूरिन हमारे पास नेफ्रॉन से कलेक्ट होकर आती है रीनल पेल्वस में, वो फिर रीनल पेल्वस से यूरेटर और यूरेटर के जरिए यूरिनरी ब्लैडर की तरफ मूव करती है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि किडनी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स। द आउटर रीजन इज कॉल्ड एज रीनल कॉर्टेक्स। इसको हम कहते हैं रेडिश ब्राउन इन स्ट्रक्चर। ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक इसका डाया है और ये हमारे पास पोर्शन जो सारा कहलाता है इसको हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। जो इनर रीजन हमारे पास है इसको हम कहते हैं, जहाँ पर ये जंक्शन है, ये जो है कॉर्टिकल जंक्शन है जहाँ पर कॉर्टेक्स एंड हो रहा है और मेडुला स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से लेकर हाइलस तक रीजन तक का ये सारा जो रीजन हमारे पास है इसको हम कहते हैं मेडुला कहते हैं। तो इसको पेल रेड भी कहते हैं या ब्राउन रेड भी कहते हैं। सो द इनर रीजन बिलो कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एज रीनल मेडुला। इसको रीनल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो रीनल का लफ्ज है ये ग्रीक लैंग्वेज का लफ्ज है और रीनस का मतलब होता है किडनी, इसलिए इसे हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स यानी किडनी कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला यानी किडनी मेडुला। मेडुला के अंदर आपको ट्रायंगल शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं पायरामिड्स। कौन शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम पायरामिड्स कहते हैं। ये है पायरामिड्स। और ये जो पायरामिड्स होते हैं इन पायरामिड्स से ऊपर यहाँ से नेफ्रॉन स्टार्ट होते हैं। तो जो नेफ्रॉन कॉर्टेक्स रीजन से स्टार्ट होते हैं और पायरामिड यानी मेडुला के इनसाइड की तरफ जो है वो इनके जो है इंटरवेंशन होती है, तो इसको हम कहते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। और कुछ ऐसे नेफ्रॉन्स होते हैं जो बिल्कुल एट द एंड ऑफ द कॉर्टेक्स स्टार्ट होते हैं और फिर जो है डीप मेडुला के साथ जो है लूप ऑफ हेनले के साथ डीप इनसाइड द मेडुला में मौजूद होते हैं। तो इनको हम यहाँ पर कहते हैं जुक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन। सो the cone shaped structure, the renal pyramids are such kind of structure which are provided with nephrons, the functional unit of excretory system। जो functional unit है यानी किडनी की जो functional unit है जो यूरिन फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं वो हमारे पास nephrons हैं। तो these pyramids consist of nephrons। अच्छा जी, अब इसके अंदर आपको जो है यहाँ पर हम बात करेंगे दैट इज कॉल्ड एज माइनर कैलेक्स। ये माइनर कैलेक्स क्या है कि तमाम जो नेफ्रॉन्स है उनका जो वेस्ट होगा जिसमें सरप्लस साल्ट होंगे, वाटर होगा, यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा और सरप्लस वाटर होगा, वो कलेक्टिंग डक्ट के जरिए वो शामिल होंगे पेपिलरी डक्ट्स में। और वो पेपिलरी डक्ट्स के बाद से वो जो है आएंगे यानी उसमें जो वेस्ट में होगा यूरिया, यूरिक एसिड और वाटर और साल्ट्स होंगे वो माइनर कैलिसेस में आएंगे। तो हमारे पास जो डिफरेंट कौन पायरामिड्स हैं जिसको हम रीनल पायरामिड्स कहते हैं, हर एक के माइनर कैलेक्स जब ज्वाइन होते हैं तो एक लार्ज कैलेक्स बनता है जिसको मेजर कैलेक्स कहते हैं। तो जो हर पायरामिड है उसके अंदर से नेफ्रॉन से आने वाला जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो माइनर कैलेक्स जब वो कंबाइन होते हैं तो वो मेजर कैलेक्स बनेगा और मेजर कैलेक्स इस यूरिन को या इस वेस्ट मटेरियल को हाइलिस के थ्रू रीनल पेल्वस में लेकर जाएगा और रीनल पेल्वस से फिर वो यूरेटर के जरिए यूरिनरी ब्लैडर में आएगा और यूरिनरी ब्लैडर में टेम्परेरी तौर पे स्टोर हो जाएगा। आइदर इट विल हैव टू बी पास थ्रू यूरेथ्रा। तो ये हमने बात की है कि जो एनाटॉमी है, एनाटॉमी ऑफ द किडनी है जिसको हमने डिस्कस कर लिया। और जो रीनल पेपिला का जो हमारे पास यहाँ पर होते हैं उभार को कहते हैं। जो बेस के अंदर यहाँ पर आपको स्वेलिंग नजर आती है उसको हम कहते हैं रीनल पेपिला, that is called as base swelling region। Okay, now we'll have to discuss that। ये तो हमने स्ट्रक्चर या एनाटॉमी ऑफ किडनी को डिस्कस कर लिया। now we'll have to discuss the functional unit of kidney nephrons। तो अपेयर ऑफ किडनी जो ह्यूमन के अंदर मौजूद है, तो किडनी के अंदर जो फंक्शनल यूनिट्स हैं वो नेफ्रॉन है और तकरीबन मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन जो है हर किडनी में होते हैं। यानी हर एक किडनी के अंदर 10 लाख से ज़्यादा जो है वो नेफ्रॉन्स होते हैं और नेफ्रॉन ही वो यूनिट्स हैं जो यूरिन फॉर्मेशन को जो है वो प्रमोट करते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी उसमें हम जो है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को डिस्कस करेंगे। और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में पहले हमारे पास हम डिस्कशन करेंगे
कि नेफ्रॉन को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक को हम कहते हैं रीनल कार्पसल और एक को हम कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कार्पसल के दो हिस्से हैं, एक को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं और एक को हम कहते हैं बोमैन कैप्सूल कहते हैं। इसी तरह जो रीनल ट्यूब्यूल है वो तीन पोर्शंस में डिवाइड किया गया है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और डिस्टल ट्यूब्यूल। आगे फिर लूप ऑफ हेनले की भी 3 पार्ट्स हैं जिसको हम डायग्राम में आगे डिस्कस करते हैं। जी, दैट इज कॉल्ड एज द फंक्शनल ऑफ यूनिट नेफ्रॉन, यानी किडनी के अंदर जो सारा काम है, जो फंक्शनल यूनिट है, जो यूरिन फॉर्मेशन करता है, जो सरप्लस साल्ट, वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड को, क्रिएटिनिन को जो है उनको रिमूव करता है, वो हमारे पास है नेफ्रॉन्स, और इनकी तादाद जो है एक किडनी के अंदर 10 लाख से ज्यादा है। सबसे पहले हमने बात की कि नेफ्रॉन के अंदर जो पहला हिस्सा है वो रीनल कार्पसल है। रीनल कार्पसल के अंदर ये जो हमारे पास ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये हमारे पास है ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस है, और इसके ऊपर जो ये कैप्सूल कप लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है, इसको हम ग्लोमेरुलर कैप्सूल भी कहते हैं और इसको बोमैन कैप्सूल भी कहते हैं। तो हमारे पास नेफ्रॉन के अंदर पहला हिस्सा रीनल कार्पसल के दो हिस्से, एक ग्लोमेरुलस जो ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क है, और कप शेप स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं बोमैन कैप्सूल। ये तो हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया जो है नेफ्रॉन का पहला हिस्सा, जिसको रीनल कार्पसल कहते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो ट्यूबुलर नेटवर्क है, ये जो आपको ट्यूबुलर नेटवर्क नजर आ रहा है, ये सारा ये ट्यूबुलर नेटवर्क, इसको कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल। इसको क्या कहते हैं? रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल के हमारे पास 3 हिस्से हैं। जो फर्स्ट क्वाइल्ड पोर्शन नजर आता है, ये वाला फर्स्ट क्वाइल्ड जो बोमैन कैप्सूल के नियर है, इस फर्स्ट पोर्शन ऑफ द कन्वोल्यूटेड पोर्शन, क्वाइल्ड पोर्शन, ट्विस्टेड पोर्शन को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। उनको हम क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल का क्या मतलब? नियर टू द बोमैन कैप्सूल। जो पहला हिस्सा कन्वोल्यूटेड है, क्वाइल्ड है, इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। इसके बाद लूप ऑफ हेनले। हेनले जो है साइंटिस्ट के नाम पे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया है। लूप ऑफ हेनले, ये आपको लूप नजर आते हैं। लूप का मतलब होता है कर्व, दिस इज कॉल्ड एज कर्व। लूप का मतलब क्या होता है? कर्व। अब इस लूप के 3 हिस्से हैं। एक को हम कहते हैं डिसेंडिंग लूप, जो नीचे की तरफ आ रहा है। फिर उसके बाद से हमारे पास ये जो पोर्शन है, इसको ट्रांसवर्स लूप कहते हैं। और फिर लूप जो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको हम कहते हैं असेंडिंग लूप। असेंडिंग का मतलब ऊपर की तरफ, असेंडिंग लूप। उसके बाद से फिर हमारे पास बोमैन कैप्सूल से डिस्टेंस पे, फासले पर, फिर ये ट्यूब जाके ऊपर की तरफ मजीद जो है ट्विस्टेड हो जाती है, क्वाइल्ड हो जाती है। तो इस पोर्शन को हम कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। कन्वोल्यूटेड का मतलब है क्वाइल्ड, ट्विस्टेड, स्ट्रांगुलेटेड। तो और इसको डिस्टल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बोमैन कैप्सूल से डिस्टेंस पे, तो इसको हम कहते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे दैट इज कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक्ट, जिसके अंदर यूरिन जो है वो हमारे पास मौजूद हो गए। इसके बाद आप देखते हैं कि ये जो हमारे पास इंटरलोबुलर आर्टरी है, ये किडनी के अंदर जब रीनल आर्टरी इंटर हो जाती है तो वो डिवाइड हो जाती है इंटरलोबुलर आर्टरी में। इंटरलोबुलर आर्टरी से फिर हमारे पास बनेंगे आर्ट्रियोल्स बनेंगे, और आर्ट्रियोल्स के बाद से फिर हमारे पास जो है रीनल कैपिलरीज बनेंगी, जो ट्विस्टेड फॉर्म में होते हैं, जो क्लस्टर फॉर्म में होते हैं, इसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं, इसका मतलब है टूवर्ड्स, ए से एफरेंट टूवर्ड्स, और इसका जो डाया होता है वो लार्ज साइज का होता है। फिर उसके बाद से यही हमारे पास जो कैपिलरीज, और कैपिलरीज के बाद से फिर ये आर्ट्रियोल में डिवाइड हो जाती है। तो इसमें हम कहते हैं ई से एफरेंट आर्ट्रियोल, जो यहाँ पर मेंशन नहीं, ई से एफरेंट। ई से एफरेंट का मतलब अवे फ्रॉम। तो यहाँ जो ग्लोमेरुला हमारे पास कैपिलरीज है, वो फिर फर्दर हमारे पास आर्टरी में जो है एफरेंट आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हो जाती हैं, और आगे फर्दर ये जो है डिवाइड हो जाती है स्मॉल नेटवर्क में, जिसको हम कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ये जो हमारे पास कन्वोल्यूटेड जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है और कन्वोल्यूटेड जो डिस्टल ट्यूब्यूल है, इनके ऊपर जो ये ब्लड कैपिलरी का रेड नेटवर्क नजर आ रहा है, इसको हम कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। अच्छा जी, फिर उसके बाद से जो नीचे की तरफ ये जो हमारे पास आती हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, यहाँ मौजूद है। इसके अलावा जो बिल्कुल नीचे की तरफ बाजू का नेटवर्क आती है, तो उसको हम एक वासा रेक्टा भी कहेंगे, लेकिन उसको हम ज्यादातर जो है जेक्स्ट्रा मिडिल नेफ्रॉन में वो डिस्कस करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। तो ये हमारे पास जो है एनाटॉमी थी कि जिसमें हमने बात की कि नेफ्रॉन के 2 हिस्से हैं, रीनल कार्पसल है और रीनल ट्यूब्यूल है। रीनल कार्पसल में हमने बात की ग्लोमेरुलस और बोमैन कैप्सूल की, जबकि रीनल ट्यूब्यूल में हमने जो है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, डिस्टल ट्यूब्यूल की बात की, और लूप ऑफ हेनले की बात की, और लूप ऑफ हेनले में भी असेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स लूप की बात की। तो दैट इज कॉल्ड एज एनाटॉमी ऑफ
नेफ्रॉन। इसके बाद हम बात करेंगे दैट इज कॉल्ड इज फिजियोलॉजी फंक्शन ऑफ द किडनी और नेफ्रॉन। अगर आ जाए कि राइट द फंक्शन ऑफ द किडनी, तो भी जो हम अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं हम उसी को फॉलो करेंगे। इसका मतलब है कि यू विल हैव टू एलाबोरेट प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। और अगर आ जाए कि राइट द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, तो तब भी हम प्रेशर फिल्ट्रेशन की बात करेंगे, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, ट्यूबुलर सिक्रीशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर डिस्कशन करेंगे प्रेशर फिल्ट्रेशन के हवाले से कि जो फंक्शन ऑफ द किडनी है उसको हम 4 पॉइंट्स में डिस्कशन करेंगे। पहला इसके अंदर है प्रेशर फिल्ट्रेशन, दूसरा इसके अंदर है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा इसके अंदर है ट्यूबुलर सिक्रीशन, और चौथा जो है वो है ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ द किडनी, जिसको अमूमन फंक्शन ऑफ द किडनी के अंदर ही कंसिडर किया जाता है, लेकिन आपकी बुक में इसको अनदर टॉपिक के तौर पे लिखा गया है। और फंक्शन ऑफ द किडनी में सिर्फ 3 पॉइंट्स आपकी बुक के अंदर लिखे हुए हैं, प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। जबकि जो हायर बुक्स होती है उनमें ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ द किडनी को भी 4 पॉइंट के तौर पे फंक्शन ऑफ द किडनी के अंदर जो है वो डिस्कस किया जाता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज प्रेशर फिल्ट्रेशन। अब यहाँ पर डायग्राम्स के हवाले से अगर हम आ जाएं, यहाँ पर आपके पास देखें एक एफरेंट आर्ट्रियोल है, इस डायग्राम में देखें ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, और उसके बाद से यहाँ पर ये कैपिलरीज हैं जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस कैपिलरीज। ये जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज हमारे पास हैं, यहाँ पर आपका जो जब ब्लड आता है तो इस ब्लड के अंदर यहाँ पर इसमें यूरिया भी है, यहाँ पर जो ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क है उसके अंदर ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर यूरिया भी है, यूरिक एसिड भी है, वाटर भी है, साल्ट भी है, और अदर जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, विटामिन्स भी हैं, ग्लूकोज भी है, मिनरल्स भी है, फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल भी, तमाम ये ब्लड प्लाज्मा के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर ये जो ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क होता है ये ट्विस्टेड फॉर्म में होता है। ऐसा है जैसे आप पानी का पाइप ले लें और उसको ट्विस्ट देते जाएं, यानी एक दफा गिरा लगा दे, फिर दूसरी दफा गिरा लगा दे, फिर तीसरा दफा गिरा लगा दे। तो जब आप उनको गिरा लगाते जाएंगे, ठीक है, और आप पानी के पाइप को एक तरफ से नलके के अंदर लगा दें और दूसरी तरफ से आप एंड को जो है वो आप क्यारी के अंदर रख दें, अगर आप पौधों को पानी दे रहे हैं, तो आप जब वहां पर टैप नलका जो है वो उसको ऑन करेंगे, उसमें पानी आएगा, तो जहां पर आपने पाइप को ट्विस्ट दिए वहां पर पानी रुकेगा, और वहां पर जब पानी रुकेगा तो वहां पर उसका पानी का प्रेशर बढ़ेगा, और दूसरे एंड पे आप देखें कि पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा निकल रहा होगा। अगर उसी जगह पर पाइप के अंदर जो है जिस जगह पर आपने ट्विस्ट दिए हुए हैं, ठीक है, जिसका जहां पर आपने उनको बल दिए हुए, वहां पर अगर आप कील से 2-3 सुराख कर लें तो आप देखें कि पानी प्रेशर के तहत ऊपर की तरफ फौरे की शक्ल में निकलना शुरू कर देते हैं। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारे पास प्रेशर फिल्ट्रेशन का है। जब यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो ट्विस्टेड फॉर्म में होती हैं, तो यहाँ पर ब्लड आके रुकना शुरू कर देता है, और ब्लड प्लाज्मा के अंदर मौजूद जो वाटर होता है, 90% वाटर होता है, उसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रो वाटर को कहते हैं, वो जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर वाटर है, उस प्रेशर के तहत जो ब्लड कैपिलरीज की वॉल्स हैं उसमें जो स्मॉलर सेल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं, यानी आपके पास ग्लूकोज भी बाहर निकल आएगा, विटामिन भी बाहर निकल आएंगे, कुछ साल्ट्स बाहर निकल आएंगे, वाटर भी बाहर निकल आएगा, यूरिया भी बाहर निकल आएगा, यूरिक एसिड भी बाहर निकल आएगा, जबकि सम ऑफ द थिंग्स रिमेन्स इनसाइड ऑफ द ब्लड कैपिलरीज। कौन सी? आरबीसी अंदर रह जाएंगे, ज्यादातर व्हाइट ब्लड सेल अंदर रह जाएंगे, प्लेटलेट्स अंदर रह जाएंगे, लार्ज प्रोटीन अंदर रह जाएंगे। क्यों? कि जो ब्लड कैपिलरी के जो वॉल्स के अंदर सेल्स हैं उनके अंदर इतनी स्पेसेस नहीं है कि वो लार्ज मॉलिक्यूल्स को ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट से ग्लोमेरुलस जो ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क है उससे वो बाहर जो है वो निकाल सकें, क्योंकि जो है वाटर प्रेशर तो मौजूद है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मौजूद है, लेकिन वो लार्ज साइज के मॉलिक्यूल है। तो इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर वाटर की प्रेजेंस की वजह से होता है, उसमें जो स्मॉलर सेल्यूलोज मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर निकल आएंगे। जब वो बाहर निकल आएंगे, ठीक है, तो दैट इसका मतलब वो फिल्टर हो गए। फिल्टर का मतलब रिमूवल, और फिल्ट्रेशन का मतलब है कि सम थिंग्स रिमूव्ड आउट एंड सम ऑफ द कंपाउंड रिमेन इनसाइड। तो जैसे WBC और RBC और प्लेटलेट्स अंदर रह गए, लार्ज प्रोटीन अंदर रह गए, जबकि कुछ चीजें बाहर निकल आई, तो इसका मतलब फिल्ट्रेशन का मैकेनिज्म हुआ है।
यहाँ पर जो डिफरेंट एरोज आपको नजर आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर डायग्राम में देखें कि हमारे पास दिस एरो जो स्काई ब्लू टाइप है वाटर को मेंशन कर रहा है, जो फिर येलो है वो सैल्यूट्स को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैल्यूट हैं, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स हैं, वाइटामिन हैं, उनको मेंशन करेगा। और फिल्ट्रेट जो हमारे पास है जो दैट कम्स आउट, वो उसको हम फिल्ट्रेट कहेंगे। और जो वाइट किस्म का एरो है वो मुख्तलिफ जो है वो वेरिएबल जो है अब्जॉर्प्शन को या सिक्रीशंस को जो है वो मेंशन करता है। अच्छा, ये ग्लोमेरुलस से जो चीजें फिल्टर होकर बाहर की तरफ निकल आई, चूंकि वो प्रेशर के तहत बाहर निकल आई हैं और फिल्टर होकर बाहर निकल आई, तो इसको हम कहते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन। ये पहला स्टेप था हमारे पास फंक्शन ऑफ द किडनी के अंदर। इसके बाद से हमारे पास ये जो फिल्ट्रेट है ये क्या हम कहां पर चला जाएगा, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर डिफ्यूज हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं बोमैन कैप्सूल, या इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर कैप्सूल और बोमैन कैप्सूल। जब ये फिल्ट्रेट हमारे पास बोमैन कैप्सूल के अंदर आ जाएगा तो इससे हम कहेंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। चूंकि ग्लोमेरुलस से बाहर निकला है और ये बोमैन कैप्सूल के अंदर डिफ्यूज कर गया है, तो इसको हम कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहेंगे। उसके बाद से जो हमारे पास और ये तक इसकी जो नेचर है वो ब्लड प्लाज्मा वाली है, यानी इसमें वाटर हैं, साल्ट्स हैं, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ग्लूकोज है, वाइटामिन है, मिनरल है, जिस तरह ब्लड प्लाज्मा में होती हैं। तो ये चीजें फिर हमारे पास जो फर्स्ट रीनल ट्यूब्यूल हमारे पास है और उसमें फर्स्ट कन्वोल्यूटेड पोर्शन है जिसको हम कहेंगे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, ये चीजें यहाँ पर ये जो फिल्ट्रेट है वो मूव करेगा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में। अच्छा जी, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के ऊपर यहाँ पर ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क होता है, जो अभी मैंने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया, उसको हम कहते हैं पेरिट्यूबुलर ब्लड कैपिलरीज। क्या कहते हैं? पेरिट्यूबुलर ब्लड कैपिलरीज। जो हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल हो एज ए होल की अगर हम बात करते हैं, यानी इसमें प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल की बात करते हैं, लूप ऑफ हेनले की बात करते हैं, या डिस्टल ट्यूब्यूल्स की बात, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की बात करते हैं, तो हमारे पास 99% जो यूजफुल मटेरियल हैं, जो इसमें यूजफुल चीजें हैं, लाइक अमाइनो एसिड, लाइक ग्लूकोज, लाइक वाइटामिन्स, if the water is needed by the body, if some of the salt is needed by, वो एब्जॉर्ब बैक हो जाते हैं, यानी वो दोबारा एब्जॉर्ब हो जाते हैं यहाँ पर जो ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क होता है इस रीनल ट्यूब्यूल के ऊपर, उसमें ब्लड में चले जाते हैं। ब्लड का मतलब हमारे जिस्म को वापस मिल जाते हैं, ठीक है। तो जो रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं वो 99% यूजफुल मटेरियल को रीअब्जॉर्ब कर लेती है इन ट्यूब्यूल से वापस ब्लड में। और कौन से ब्लड में? ब्लड कैपिलरी, जिनको पेरिट्यूबुलर ब्लड कैपिलरी कहते हैं। और जब उसमें आ जाएंगे तो इसका मतलब है कि वो चीजें हमें वापस मिल गई। सो सबसे पहले हमारे पास ये होगा कि दूसरा जो हमारे पास स्टेप है वो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है। क्या है? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब जब हमारे पास ये फिल्ट्रेट जो है फर्स्ट कन्वोल्यूटेड पोर्शन में आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो है सम ऑफ द थिंग्स दैट इज ग्लूकोज, दैट इज अमाइनो एसिड, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स जो है, सम ऑफ द मिनरल्स और फैटी एसिड, ग्लाइसोल, वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे यहाँ पर जो ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क होगा। जो यहाँ पर इसके अंदर ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क अगर हम आपको इस स्लाइड में दिखाएं, यहाँ पर ये जो स्लाइड है, तो ये जब यहाँ पर हमारे पास वो फिल्ट्रेट आएगा तो यहाँ पर ये जो ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क होता है इसमें जो है रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है कि सम ऑफ द कंपाउंड्स विल रीअब्जॉर्ब। क्या मतलब है सम ऑफ द कंपाउंड रीअब्जॉर्ब? इसका मतलब है यूरिया और यूरिक एसिड तो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, तो वो तो रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे। इसी तरह जो वाटर हमें ज्यादा क्वांटिटी में तो कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ जो है वो आगे जाके लूप ऑफ हेनले के अंदर, असेंडिंग लूप में जाके वहां से फिर ब्लड कैपिलरीज के अंदर रीअब्जॉर्ब होगा। So that is called as selective reabsorption. Okay, some of the compounds, chemical compounds, reabsorb from proximal distal tubule into the peritubular blood capillaries. उसके बाद से हम अगर अपनी डायग्राम उस पे आ जाएं, वापस जो है एलाबोरेटेड डायग्राम पे आ जाएं, तो आपका ये जो फिल्ट्रेट है वो डिसेंडिंग लिम्ब की तरफ आएगा, डिसेंडिंग लूप की तरफ आएगा। और ये जो डिसेंडिंग लूप होती है ये सारा ये मेडुला का हिस्सा है, ये मेडुला में, रीनल मेडुला में ये ज्यादातर हिस्सा आता है जो हमारे पास ये डिसेंडिंग जो लूप है और असेंडिंग लूप है और ट्रांसवर्स लूप है। अब जब फिल्ट्रेट नीचे डिसेंडिंग लूप की तरफ आएगा तो मोर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो गई, इन ट्यूब्यूल से मजीद वाटर निकलेगा और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो गए। लेकिन डिपेंड करता है कि इफ द वाटर इज नीडेड बाय द बॉडी, जितनी पानी की मिकदार जिस्म को चाहिए होगी उतनी ही रीअब्जॉर्प्शन जो है होती जाएगी। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है कि इस फिल्ट्रेट से जो है जो वाटर है वो निकलता जाएगा, तो जो फिल्ट्रेट है अंदर वो कंसंट्रेटेड होता जाएगा चूंकि पानी उसमें से निकल रहा है। इसके बाद से ट्रांसवर्स लूप, और ट्रांसवर्स लूप के बाद ये असेंडिंग लूप। असेंडिंग लूप में अमूमन हमारे पास ये होता है कि यहाँ से सोडियम क्लोराइड की एब्जॉर्प्शन होती है। यहाँ पर जो ब्लड कैपिलरीज हो गए, यहाँ पर आप जाहिर बात इसमें सोडियम क्लोराइड फिल्ट्रेट के अंदर तो भी मौजूद है,
तो यहाँ पर जो ब्लड कैपिलरीज होंगी वो इसमें से सोडियम क्लोराइड को रीअब्सॉर्ब करेंगे। और यहाँ जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो एक हार्मोन का होता है जिसको एल्डोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है किडनी के ऊपर जो ग्लैंड होते हैं जिनको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं वो रिलीज करती हैं। वो तब रिलीज करती है कि अगर इस फिल्ट्रेट में सोडियम क्लोराइड मौजूद है और उस सोडियम क्लोराइड को जिस्म की जरूरत है, तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन यहाँ पर जो है ब्लड कैपिलरीज में आएगा और यहाँ पर इनकी वॉल्स को परमिएबल कर देगा और असेंडिंग लूप से सोडियम क्लोराइड जो है वो ब्लड में भी और प्लस जो किडनी इंटरस्टिशियम में यहाँ जो किडनी सेल्स हैं इस तरफ और इस तरफ और किडनी इंटरस्टिशियम, यहाँ पर वो सोडियम क्लोराइड जो है वो आगे डिपॉजिट हो जाएगी, यानी जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले इससे बाहर निकल आएगा और यहाँ पर किडनी इंटरस्टिशियम के अंदर जो है वो मौजूद होगा। जब किडनी इंटरस्टिशियम के अंदर आएगा तो फिर क्या होगा कि जो डिसेंडिंग लूप है इससे मजीद वाटर बाहर निकलेगा क्योंकि ये एरिया कंसंट्रेटेड हो जाएगा, तो मजीद वाटर। तो डिसेंडिंग लूप में जो है वहां से वाटर की रिअब्जॉर्प्शन होती है और असेंडिंग लूप से वाटर की रिअब्जॉर्प्शन नहीं होती, इनके वॉल्स परमिएबल नहीं होते वाटर के लिए। अलबत्ता जो साल्ट से सोडियम क्लोराइड है उसके लिए परमिएबल होते हैं और वो जो है वो नियर जो किडनी इंटरस्टिशियल सेल्स हैं उसके अंदर जो है वो साल्ट आ जाएगा। इसके बाद से सेलेक्टिव रिअब्जॉर्प्शन में हम यहाँ पर बात कर रहे थे ये उसके कि फिल्ट्रेट जो हमारे पास है वो मजीद कंसंट्रेटेड होता जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर अगेन ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है और यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज में जो है सिक्रीशन जो है वो वाटर और मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड्स अगर उसके जिस्म को जरूरत है तो यहाँ पर जो ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क होगा वहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा और इसी तरीके से जो आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यहाँ पर जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में आएगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसका जो थर्ड हमारे पास फंक्शन है वो हमारे पास है ट्यूबुलर सिक्रीशन। वो क्या है? ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन में हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो फिल्ट्रेट है जो इस ट्यूब के अंदर है, तो ये जो यूरिन बनने जा रहा है इसके अंदर ये होता है कि बाज़ औक़ात इसका जो पीएच होता है वो पीएच इसका इंक्रीज हो सकता है या पीएच इसका डिक्रीज हो सकता है। क्या हो सकता है? पीएच इसका जो है वो इंक्रीज हो सकता है या पीएच इसका जो है वो डिक्रीज हो सकता है, क्योंकि जो नॉर्मल यूरिन होता है उसका जो पीएच होता है 4.8 टू 7.5 पीएच होता है। तो इंक्रीज पीएच का मतलब हमारे पास है कि जैसे 7.5 ये बेसिक है और डिक्रीज पीएच का मतलब हमारे पास है कि 4.8 जो एसिडिक है। तो अगर फिल्ट्रेट के अंदर उसका जो पीएच इंक्रीज या डिक्रीज हो तो फिर उसमें क्या होता है कि जो लूप ऑफ हेनले हैं इनको कहते हैं ट्यूबुलर वॉल्स। इन ट्यूबुलर वॉल्स, ये ट्यूबुलर वॉल्स किसके बने होते हैं? सेल्स के बने होते हैं। तो इन सेल्स से अमोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन इस फिल्ट्रेट के अंदर सिक्रीट होंगे ताकि जो बनने वाला यूरिन है उसका जो पीएच है वो एडजस्ट किया जा सके और उसके मुताबिक उस यूरिन जो एडजस्टेड पीएच ऑफ द यूरिन उसके मुताबिक उसको जो है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो है वो उसको लेकर जाया जा सके जिसको हम अपनी बॉडी से डिस्चार्ज करेंगे। सो ट्यूबुलर सिक्रीशन इज रिस्पॉन्सिबल टू एडजस्ट द पीएच ऑफ द फिल्ट्रेट इन द ट्यूब्स दैट इज प्रेजेंट। और उसके लिए जो सिक्रीशंस होती हैं यानी उसके लिए जो ट्यूब्स होती हैं उनके सेल क्या रिलीज करते हैं? अमोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं ताकि पीएच ऑफ द फिल्ट्रेट जिसको हम कहते हैं बनने वाले जो यूरिन है उसके पीएच को एडजस्ट किया जा सके और उसको एडजस्ट करके 4.8 टू 7.5 तक एडजस्ट किया जाए और उसके मुताबिक फिर वो आगे जो है वो मूव डाउन हो, पास हो। उसके बाद हमारे पास ये जो फिल्ट्रेट है, ठीक है, यहाँ पर आपके कलेक्टिंग डक्ट, तो कलेक्टिंग डक्ट में भी है कि अगर नियर अबाउट यहाँ सोडियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन मौजूद है तो फिर यहाँ पर से क्या होगा? वाटर जो है वो डिस्चार्ज होगा। क्यों? कि ये एरिया कंसंट्रेटेड होगा, यहाँ एरिया डाइल्यूट होगा तो वाटर जो है यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन हो सकती है और आपके पास यूरिन है वो कंसंट्रेटेड बनेगा। इसमें अब यहाँ पर जो कलेक्टिंग डक्ट में आने वाला जो हमारे पास मटेरियल है उसमें हमारे पास यूरिया होगा, यूरिक एसिड होगा, अगर सरप्लस साल्ट से वो होंगे और अगर सरप्लस वाटर है तो वो मौजूद होगा। और इस तरीके से वो पेपिलरी डक्ट और पेपिलरी डक्ट्स कैसे बनते हैं? जो मुख्तलिफ किस्म के जो डिफरेंट कलेक्टिंग डक्ट्स दे आर ज्वाइंट टू मेक अ पेपिलरी डक्ट और पेपिलरी डक्ट से फिर ये जो है माइनर कैलेक्स में और फिर मुख्तलिफ जो पायरामिड्स के माइनर कैलेक्स हैं वो जब ज्वाइन होते हैं तो मेजर कैलेक्स और मेजर कैलेक्स से फिर आपका जो फिल्ट्रेट है, जो वेस्ट मटेरियल है वो जाएगा हाइलस के थ्रू रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस से फिर यूरेटर निकलती है और यूरेटर उस वेस्ट मटेरियल को यूरिनरी ब्लैडर में लेकर जाएगा और उसके बाद से वहाँ टेम्परेली स्टोर हो जाएगा और फिर यूरेथ्रा के जरिए वो डिस्चार्ज हो जाएगा, पास्ड आउट हो जाएगा।
अच्छा जी, अब हमारे पास जो नेक्स्ट उसमें हमने बात करनी थी कि ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ द किडनी के हवाले से बात करनी है। वो ये है कि यहाँ पर हमारे बात की कि ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ द किडनी, रोल ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन एंड रोल ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन, जिसको आप कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में एंडोक्राइन ग्लैंड में पढ़ेंगे कि इन हार्मोन्स का क्या रोल होता है। तो एक तरफ हमारे पास हाइपरटोनिक यानी कंसंट्रेटेड यूरिन बनता है और दूसरी तरफ हमारे पास कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाइपोटोनिक या डाइल्यूट यूरिन फॉर्मेशन भी होती है। इसको हम यहाँ इस डायग्राम से जो है वो दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं उसका रोल। अच्छा जी, अब हमारे पास ये है कि हाइपरटोनिक जो है कंसंट्रेटेड यूरिन हमारे पास कब बनता है। अगर जिस्म ये समझती है कि हमारे पास जो वाटर है वो हमारे पास जो फिल्ट्रेट हमारे पास मौजूद है, जो ग्लोमेरुलस है, तो उसमें जो ब्लड कैपिलरीज के अंदर पानी है वो कम मिकदार में और जिस्म को पानी की ज़रूरत है, तो ग्लोमेरुलस से कम वाटर जो है वो निकलेगा और बोमेन फिल्ट्रेट का यानी बोमेन के अंदर आएगा, जिसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। यानी ग्लोमेरुलस कैपिलरीज से लेस वाटर जो है वो मूव करेगा और बोमेन कैप्सूल में आएगा। और इसी तरीके से जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इससे कम वाटर रीअब्सॉर्ब होगा, क्योंकि वो यहाँ पर जो है यानी वाटर कम आया, ठीक है, वाटर कम आने के बाद यहाँ पर जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल है उसमें भी रीअब्सॉर्ब होगा वाटर, और जो असेंडिंग लिम्ब है इसमें भी रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। रीअब्सॉर्ब का मतलब है कि वो जिस्म को वापस मिल जाएगा, क्योंकि जो वाटर क्वांटिटी है ब्लड के अंदर वो कम है। इसी तरीके से फिर हमारे पास क्या आएगा कि जो ही ये फिल्ट्रेट डिस्टल ट्यूब्यूल पे पहुंचेगा तो यहाँ पर एक हार्मोन एंटी डायरेटिक हार्मोन आएगा। एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करेगा कि यहाँ पर जो डिस्टल ट्यूब्यूल के वॉल इसको परमेबल कर देगा और ज्यादा से ज्यादा जो वाटर यहाँ अवेलेबल है वो ब्लड कैपिलरी में वापस चला जाएगा। जब वाटर ब्लड कैपिलरी में वापस चला जाएगा तो फिर उसके नतीजे में जो आगे यूरिन बनेगा वो कंसंट्रेटेड होगा। कंसंट्रेटेड का मतलब हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक का मतलब कि उसके अंदर वो वाटर कम कंटेंट में होगा, ये यूरिन का वॉल्यूम जो है वो कम बनेगा। तो इसके अंदर दो बातें हुई है कि एक तो जब जिस्म को पानी की जरूरत हो तो ग्लोमेरुलस से कम निकलेगा, दूसरा जो वाटर अभी इसके अंदर आ रहा है प्रॉक्सिमल और असेंडिंग लिम्ब में वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, यानी वापस ब्लड में चला जाएगा। तीसरा ये है कि एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन के अंदर होता है वहां से ब्लड के जरिए आ जाएगा और यहाँ पर जो डिस्टल ट्यूब्यूल की वॉल को परमिएबल कर देगा और वाटर जो है ब्लड कैपिलरीज में वापस चला जाएगा। तो इस तरह जो बनने वाले यूरिन होगा वो हाइपरटोनिक होगा, वो कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है। अब हम कहते हैं डाइल्यूट यूरिन। डाइल्यूट यूरिन हम अब यहाँ पर बात करेंगे हाइपोटोनिक। अब अगर ब्लड कैपिलरीज के अंदर और जिस हम ये समझते हैं कि जो ब्लड के अंदर वाटर है वो सरप्लस है और हमारे सेल्स और टिश्यूज को जरूरत नहीं है, तो ग्लोमेरुलस से ज्यादा वाटर रिलीज होगा, यानी फिल्टर्ड आउट होगा और वो फिर बोमेन कैप्सूल में आएगा। जब बोमेन कैप्सूल में आएगा तो चूंकि वाटर सरप्लस में ज्यादा क्वांटिटी में तो कम से कम रीअब्सॉर्ब होगा ब्लड के अंदर। इसी तरह असेंडिंग जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इससे कम से कम रीअब्सॉर्ब होगा और ज्यादा से ज्यादा वाटर फिल्ट्रेट के अंदर ही रहेगा। और इसी तरीके से जब वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे पहुंचेगा तो यहाँ कोई एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज नहीं होगा। जब कोई एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो जो सरप्लस वाटर है वो यूरिन का हिस्सा बन जाएगा और वो ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा, जिसको हम कहते हैं डाइल्यूट यूरिन, जिसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक यूरिन। ये तो हमारे पास एंटी डायरेटिक हार्मोन का रोल था। जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है वो मैंने बताया था कि जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है यहाँ पर एल्डोस्टेरोन हार्मोन आएंगे और वो सोडियम क्लोराइड को फिल्ट्रेट से बाहर की तरफ जो है वो मूव करके भेज देंगे किडनी इंटरस्टिशियम में और यहाँ पर इंटरस्टिशियम में भेज देंगे। अब इसका फायदा क्या होगा कि यहाँ से जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले यहाँ से भी वाटर फिर बाहर निकलेगा और यहाँ पर जो कलेक्टिंग डक्ट है इसमें अगर वाटर है तो ये भी बाहर निकलेगा और इस तरीके से आपका जो बनने वाला यूरिन होगा वो कंसंट्रेटेड होगा। अगर एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज होता है तो कंसंट्रेटेड यूरिन बनेगा। अगर एंटी डायरेटिक हार्मोन रिलीज नहीं होता तो जो है वो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा, जिसको हाइपोटोनिक कहते हैं। उसके बाद हम जो है यहाँ पर नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन यूरिन, ये अक्सर 3 मार्क्स का पेपर में आता है कि ड्रॉ अ चार्ट एंड राइट द टेबल फॉर नॉर्मल केमिकल कंपोजिशन ऑफ द ह्यूमन यूरिन। तो यूरिया जो है इसके अंदर वाटर 95, जो ह्यूमन यूरिन है उसके अंदर वाटर 95% होता है, यूरिया 9.3 ग्राम पर लीटर, क्लोराइड आयन 1.87 ग्राम पर लीटर, सोडियम आयन 1.17 ग्राम पर लीटर, पोटाशियम आयन 0.750 ग्राम पर लीटर और जो अदर आयंस एंड कंपाउंड्स है वो वेरिएबल अमाउंट में होते हैं। इसके अलावा जो एडजस्टेड पीएच हमारे पास यूरिन का होता है वो 4.8 टू 7.5। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा
और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है किडनी डिसऑर्डर को डिटेल से डिस्कस करेंगे।